हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गोविंद सानी आप सभी लोगों का जे क्लासेस मेरठ में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा बीटेक थर्ड सेमेस्टर का आपका थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट चल रहा है और हम पढ़ा रहे हैं सेकंड थर्ड यूनिट जिसका नाम है सेकंड ऑफ द थर्मोडायनेमिक। सो स्टूडेंट, इससे पहले एक हमारी क्लास हो गई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। कार्नोट साइकिल की जो प्रॉब्लम थी उनको सोल्व किया था और आज हमारा उसका सेकंड पार्ट है। उसमें आज हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि अपने क्वेश्चंस को और कैसे सोल्व कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं उनके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि थ्री रिवर्सिबल इंजन ऑफ कार्नोट टाइप are operated in series as shown between the limiting temperature of 1100 Kelvin and 30 Kelvin. Determine the intermediate temperature if the work output from engine is in proportion of 3 to 1. Okay, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन रिवर्सिबल इंजन दिए गए हैं। कितने? तीन रिवर्सिबल इंजन दिए गए हैं ऑफ ए कार्नोट टाइप के हैं, आर ऑपरेटिंग इन ए सीरीज। सारे हमारे इंजन जो तीनों इंजन है वो एक सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, शॉन बिटवीन द लिमिटिंग टेम्परेचर दे रखा है, मतलब उसका हमारा टेम्परेचर दे रखा है 1100 कैल्विन से 30 कैल्विन तक। डिटरमाइन द इंटरमीडिएट टेम्परेचर, उनके बीच का कितना टेम्परेचर होगा उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड इफ द वर्क आउटपुट फ्रॉम इंजन इज इन प्रोपोर्शनल, हमारा जो वर्क आउटपुट दे रखा है रेशो में दे रखा है 3:2:1 दे रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं किसकी, हम इंजन की बात करते हैं कि हमारे इंजन कैसे कैसे दे रखे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरा एक ये इंजन है, ठीक है, दैट इट इज ऑपरेट टू प्रोड्यूस द वर्क। दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द सिंक एंड दिस इज द सिंक। ओके, इस तरीके से हमारे क्या है, हमारे इंजन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा, मान लीजिए मेरा ये हीट इंजन फर्स्ट है, इसको मैं लिख लेता हूँ, दैट इज द हीट इंजन, ये फर्स्ट है। ये हीट इंजन मेरा सेकंड है और ये हीट इंजन मेरा थर्ड है। ठीक है, यहाँ पे W1 दे रहा है, यहाँ पे W2 देगा और यहाँ पे W3 देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसका इंटरमीडिएट होगा ये, दिस इज द इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे हम इसको टेम्परेचर वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सोर्स है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, T1 होगा और हमारा कितना दे रखा है, 1100 कैल्विन दे रखा है। ठीक है, 1100 कैल्विन दे रखा है। ये सिंक है और सिंक का टेम्परेचर हमारा कितना दे रखा है, डेट इज, इसको T1 मान लिया, इसको T2 मान लीजिए, इसका T3 मान लीजिए, इसको T4 मान लीजिए। तो T4 हमारा कितना दे रखा है, 33 कैल्विन दे रखा है। आई थिंक कितना दे रखा है, 30 कैल्विन दे रखा है। इसका 1100। ओके, तो इसको लिख लेते हैं कितना, 30 कैल्विन, 30 कैल्विन दे रखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे हमारी हीट कितनी आएगी, Q1 आएगी, यहाँ पर, यहाँ पे Q2 आएगी और यहाँ पे मेरा Q2 आएगा, यहाँ पे Q3 आएगी और यही Q3 मेरी यहाँ पे आएगी और यही कि मेरे यहाँ पे Q4 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा कोई इंजन दे रखा है जो हमारे कैसे हैं, सीरीज में दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं स्टूडेंट, सीरीज में दे रखे हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे देखना है। तो गिवन में देख लेते हैं, गिवन में क्या क्या दे रखा है हमारा। गिवन की मैं बात करूँ, गिवन में हमारा क्या क्या वैल्यू दे रखा है। तो गिवन में हमारा T1 का टेम्परेचर दे रखा है, डेट इज द 1100 कैल्विन। T2 का टेम्परेचर दे रखा है, सॉरी T2 हमको निकालना है, T4 का टेम्परेचर दे रखा है। तो T4 का टेम्परेचर दे रखा है, कितना दे रखा है, तो यहाँ पे T4 का टेम्परेचर हमको कितना दे रखा है, 30 कैल्विन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, टेम्परेचर T2 T3 की वैल्यू बतानी है। T2 कितना होगा, T3 कितना होगा, ये सारी वैल्यू को पुट करना है। वर्क डन हमको दे रखा है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने कैलकुलेशन को। तो इफिशियंसी ऑफ द इंजन वी नो डैट, तो हम जानते हैं इफिशियंसी ऑफ द इंजन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, हम जानते हैं इफिशियंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट होती है। या हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं 1 माइनस के T2 अपॉन T1 भी लिख सकते हैं, 1 माइनस के T2 अपॉन T1 भी लिख सकते हैं। तो हम हम पे इसको वर्क करेंगे तो W1 मैंने इसको मान लिया, डेट इज द Q1 मान लिया और हो जाएगा 1 माइनस के T2 अपॉन T1 हो जाएगा, 1 माइनस के T2 अपॉन T1।
वर्क डन हमको रेशो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। भाई W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमको 1 दे रखी है, ठीक है। तो हम अभी निकाल नहीं रहे हैं, तो इसको हमने W1 ही मान रखा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं W1 अपॉन Q1, हमको पता नहीं है। और यहाँ पे 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमको नहीं पता। और T1 की वैल्यू दे रखी है 1100, कितनी दे रखी है, 1100 दे रखी है, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व कर लूंगा, तो सोल्व करने के बाद मेरा कितना आएगा, W1 अपॉन Q1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1100 माइनस के T2 अपॉन 1100, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं Q1 की वैल्यू निकालूं, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो W1 मल्टीप्लाई 1100 अपॉन 1100 माइनस के T2, दिस इज द इक्वेशन नंबर, मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। इस इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट, फर्स्ट मान ली, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर हीट इंजन 2 के लिए। नाउ हीट इंजन 2 के लिए बात करते हैं। तो हीट इंजन 2 के लिए मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W2 अपॉन Q2 हो जाएगा। भाई हीट इंजन 2 के लिए क्या होगा, W2 हीट इनपुट क्या हो रहा है मेरा, Q2 हो रहा है, दैट इज द Q2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, तो दैट इज द T3 अपॉन T2, दैट इज द T3 अपॉन T2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन निकल के आएगी, इसको मान लीजिए इक्वेशन, इसको अलग मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। नाउ हीट इंजन तीसरे के लिए मैं बात करूं, तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन मेरा W3 हो जाएगा, और हीट इनपुट मेरा कितना हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस T4 अपॉन दैट इज द T3। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमारी 1 माइनस T4 का वैल्यू दे रखा है 30 अपॉन T3। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो W3 अपॉन Q3 इक्वल्स टू दैट इज द T3 माइनस के 30 अपॉन T3, ठीक है। T3 माइनस के 30 अपॉन T3। तो यहाँ पे इस तरह की हमारी वैल्यू निकल के जाएगी। इसको इक्वेशन मान लेंगे हम अपना कितना, और फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमने क्या मान ली स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन मान ली। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब आगे जानते हैं हमारा जो हमारा वर्क होता है, अगर मैं वर्क की बात करूं, फॉर एनर्जी बैलेंस फॉर इंजन फर्स्ट, ठीक है। नाउ एनर्जी बैलेंस फ्रॉम हीट इंजन फर्स्ट के लिए। तो हीट इंजन फर्स्ट के लिए क्या होगा, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, W प्लस के Q2 हो जाएगा। भाई W प्लस के क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Q2 की, दैट इज द Q2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, Q2 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 माइनस के W हो जाएगा। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू को पुट करना है और W की वैल्यू को पुट करना है। तो Q1 की वैल्यू हमारी क्या आई है, यहाँ से बात करूंगा तो डेट इज द Q1 की वैल्यू ये आई है, और W की वैल्यू हमको देखना है वहाँ पे W की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करूंगा Q1 की वैल्यू कितनी आई है, तो Q1 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये W1 है, तो ये W1 है। तो Q1 की वैल्यू हमारी जो आई थी वो उसको पुट करेंगे यहाँ पर, कितनी आई थी, 1100 W1 अपॉन 1100 W1 अपॉन 1100 माइनस के T2 और माइनस के कितना हो जाएगा, W1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद देखेंगे यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारी आ रही है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसे मैंने ले लिया कितना, 1100 माइनस के T2, ठीक है। यहाँ इस कितना हो जाएगा 1100 W1 माइनस के W1 1100 माइनस के T2। तो ये इक्वेशन यहाँ पे निकल के आएगी इस तरीके से यहाँ पे, और इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, और तो सोल्व करने से क्या होगा हमारा, 1100 W1 माइनस 1100 W1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दैट इज द W1 T2 अपॉन 1100 माइनस के T2। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, Q2 बराबर हमारा निकल के आ गया W1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं T2 अपॉन 1100 माइनस के T2, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया फोर्थ, इसको इक्वेशन मान लिया फोर्थ। तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी है, इतनी निकल गई। अब क्या करेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q2, अब हम इस Q2 की वैल्यू को पुट करेंगे, अब हम इस Q2 की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे Q2 की वैल्यू निकल के आई है वहां पे हम यहाँ पे पुट करेंगे Q2 में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q2, तो यहाँ लिखते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्थ टू सेकंड। ओके, तो बात करेंगे तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन थी हमारी दिस इज द W2 अपॉन Q2 1 माइनस के T3 अपॉन T2, ठीक है। तो यहाँ पे होगा W2 अपॉन Q2, W2 अपॉन Q2, तो W2 अपॉन Q2 इक्वल्स टू 1 माइनस के T3 अपॉन T2, ठीक है। तो ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है, 1 माइनस के T3 अपॉन T2। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे Q2 की वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W2 अपॉन Q2 की वैल्यू हो जाएगी W1, ये हो जाएगा हमारा T2, T2 अपॉन 1100 माइनस T2 इक्वल्स टू 1 माइनस T3 अपॉन T2, 1 माइनस T3 अपॉन T2, ठीक है, 1 माइनस T3 अपॉन T2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे W2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो W2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो ये मतलब कहने मतलब W2 अपॉन W1 है, इसको मैं इधर ले जाऊँ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ये, दैट इज द T2 अपॉन 1100 माइनस के T2, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 माइनस T3 अपॉन T2, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू को देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या हो रही है। तो यहाँ पे करूँगा मैं क्या, यहाँ पे इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो T2 अपॉन 1100 माइनस T2 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T3 अपॉन T2, यहाँ से T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी T2 माइनस के T3 अपॉन 1100 माइनस के T2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा W2 अपॉन W1, W2 अपॉन W1। तो एक इक्वेशन हमारी निकल के आएगी यहाँ पर, दैट इज द इक्वेशन हमारी क्या निकल के आएगी कि हमारे यहाँ पे निकल के आएगी W2 अपॉन W1 इक्वल्स टू T2 माइनस T3 अपॉन 1100 माइनस के T2, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे W2 अपॉन W1 की, तो W2 लिख लेता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे, यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, W2 अपॉन W1। तो रेशो दे रखा है कितना 3:1, तो W2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, W2 की वैल्यू होगी 2 और W1 की वैल्यू होगी 3, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 बराबर T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 अपॉन 1100 माइनस T2। भाई ये वैल्यू हो जाएगी कि हमारा जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2/3 हो जाएगा, तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 ये हो जाएगा 1100 माइनस के T2, ये हो जाएगा हमारा 3 T2 माइनस के T3, ओके। ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 2200 माइनस 2T2 बराबर 3T2 माइनस के 3T3। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 2200 प्लस के 3T3 बराबर 3T2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2T2 हो जाएगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 2200 प्लस 3T3 इक्वल्स टू 5T2। तो बात करूंगा मैं यहाँ पे, एक इक्वेशन हमारी यहाँ पे निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ द, यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या निकल के आएगी, दैट इज द 5T2 माइनस 3T3 माइनस 2200 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ पे निकल के आई है 5T2 माइनस के 3T3 माइनस के 220, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। तो इसको इक्वेशन मैंने मान लेता हूँ 4, इसको इक्वेशन मान ली मैंने 5, ठीक है, ये इक्वेशन मेरी हो गई 5। अब आगे बात करते हैं आगे क्या होगा, आगे बात करते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। आगे इसकी बात करते हैं, आगे क्या होगा हमारा, स्लाइड आगे देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब इतने क्वेश्चन आ गया, इसके बाद करते हैं हम अपना
एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हीट इंजन 2 के अकॉर्डिंग करते हैं। वहाँ पे हमारा हीट इंजन 2 के अकॉर्डिंग अपना एनर्जी बैलेंस इक्वेशन करेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे अपना किसकी, क्या करूँ, ठीक है। अब आगे की तरफ बात करते हैं। तो एनर्जी बैलेंस ऑन इंजन E2, एनर्जी बैलेंस इंजन 2 की बात करते हैं, ठीक है, या हीट इंजन में 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, हीट इंजन 2। तो हीट इंजन 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एनर्जी बैलेंस की अगर मैं बात करूँ, डेट इज द क्या होगा हमारा स्टूडेंट, तो 2 के लिए, तो टू के लिए हमारा क्या होगा, W2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W2। तो W2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा वहां पर, W2 बराबर हो जाएगा Q2 माइनस के Q3, डेट इज द Q2 माइनस के Q2 माइनस के Q3, क्योंकि हमारा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे इसकी, हम यहाँ पे बात करेंगे Q2, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे Q2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो Q2 बराबर हो जाएगा मेरा कितना, W2, हाँ, W2 प्लस के Q3 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे Q2 की वैल्यू, तो Q2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, कितनी आई हमारी Q2 की वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आई थी वहां पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो W2 प्लस Q3, तो W2 प्लस Q3 यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, देखो यहाँ पर W2 अपॉन Q2 है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस के T3 अपॉन T2। तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन को वहाँ पे देखेंगे, यहाँ वाली इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा W2 अपॉन Q2 1 माइनस के T3 अपॉन T2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे वहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में, नाउ ये लिख देता हूँ, नाउ पुटिंग द above वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी W2 अपॉन, ये थी हमारी Q2, तो W2 प्लस के Q3 हो जाएगा, और वहाँ पे वैल्यू था 1 माइनस के T3 अपॉन T2, 1 माइनस के T3 अपॉन T2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, W2 अपॉन W2 प्लस Q3, ओके, बराबर दैट इज द T2, तो T2 माइनस के T3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, W2 इंटू T2 इक्वल्स टू W2 प्लस के Q3, और ये हो जाएगा T2 माइनस के T3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब ये वाली वैल्यू को निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू को निकालने के क्या करेंगे, W2.T2 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा हमारा T2 माइनस T3 इक्वल्स टू हो जाएगा W2 प्लस के Q3, W2 प्लस के Q3 हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करेंगे किसकी वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ पे हम अब यहाँ पे वैल्यू को निकालेंगे Q3 की वैल्यू को निकालेंगे। तो Q3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q3 इक्वल्स टू W2T2 अपॉन T2 माइनस के T3 और माइनस के W2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नीचे एलसीएम ले लेंगे, T2 माइनस के T3, ये हो जाएगा W2T2 माइनस के W2, दैट इज द T2 माइनस के T3 डेट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करें, W2T2 माइनस W2T2 प्लस के W2T3 अपॉन दैट इज द T2 माइनस के T3, ठीक है। तो यहाँ पे Q3 की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, तो वैल्यू निकल गई W2T3 अपॉन T2 माइनस T3, तो यहाँ पे हमारे जो Q3 की वैल्यू निकल के आई है W2T3 अपॉन T2 माइनस T3 निकल के आई है, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली Q3 की वैल्यू को नाउ पुटिंग द
above value in equation for the in equation इसमें पुट करेंगे Q3 की वैल्यू। ठीक है, तो Q3 की वैल्यू हम थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद देखेंगे वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी। तो यहाँ पे W3/Q3 बराबर T3 माइनस 30/T3 है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करने के बाद अपनी वैल्यू को देखेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी Q3 वैल्यू हम पुट करेंगे, तो Q3 वैल्यू पुट करेंगे W3 अपॉन क्या हो जाएगा वो W3 अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी W2 T3 अपॉन T2 माइनस के T3 इक्वल्स टू वन माइनस के तो कितना था 1 माइनस के 300/T3 था, 1 माइनस के 300/T3 था। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा W3 इक्वल्स टू, तो ये उधर पहुंच जाएगा हमारा सारा, तो W2 T3 अपॉन T2 माइनस T3 और ये हो जाएगा हमारा T3 माइनस के 300/T3 T3 माइनस के 300/T3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा W3 और W2 जो था, मैंने ये W2 इसके नीचे रख लिया, इसको उधर नहीं ले गया। ठीक है, अब W3/W2 क्या होगा, तो W3 की वैल्यू थी 1 और इसकी वैल्यू थी 2, तो इक्वल हमारा क्या हो जाएगा T3 से T3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा T3 माइनस के 300 अपॉन T2 माइनस के T3। ठीक है, अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू को निकालेंगे, तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, दैट इज द T2 माइनस के T3 इक्वल्स टू 2T3 माइनस के 2 3 6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे T3 है उसको उधर ले जाएंगे, तो T2 तो ये हो जाएगा हमारा T2, ठीक है, प्लस के 600 इक्वल्स टू T23 प्लस के T3, तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो 3T3 माइनस के T2 इक्वल्स टू 600, इसको इक्वेशन मान लीजिए 6। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन निकल के आएंगे, 3T3 माइनस के T2 इक्वल्स टू 600 निकल के आया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाली इक्वेशन, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली इक्वेशन, और पीछे बात करेंगे किसकी, ये वाली इक्वेशन की, दोनों को इक्वल मतलब दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 5T2 माइनस 3T2 माइनस के इक्वल कर दो तो 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको करेंगे वैल्यू को, तो मैं अलग कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अलग कर देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लेंगे, तो वाली इक्वेशन क्या थी हमारी 5T2 माइनस 5T2 माइनस 3T3 इक्वल्स टू कितना था 2200, कितना था हमारा 2200 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, कितनी वैल्यू थी हमारी T3, तो उसको उल्टा लिख देता हूँ, माइनस के T2 प्लस के 3T3 इक्वल्स टू 600। अब दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करने पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 1 गया, कितना 4T2 बचेगा, और ये 22 में से 6 गए तो कितने ऐड होंगे, तो 22 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे, 22 और 6 हो जाएंगे हमारे 2800। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2800/4, तो ये हो जाएगा 4 7 28, तो 700 हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आई 700 कैल्विन आई, कि कितनी वैल्यू आई 700 कैल्विन आई। अब निकल के आया है, देखो वैल्यू T2 की वैल्यू निकल गई है 700 कैल्विन। अब T3 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी T2 की वैल्यू कौन सी है इक्वेशन में फर्स्ट में, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन, इसमें मान लीजिए इन इक्वेशन हमारी पहले थी, मुझे पता नहीं, इसको ए मान लिया मैंने, यहाँ इन इक्वेशन ए, ठीक है, ए में रख लिया, तो 5T2 माइनस तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा 5T2 माइनस 3
T3 इक्वल्स टू 2200, ठीक है। तो यहाँ पे 5 T2 की वैल्यू कितनी है 700, तो 5 गुणा 700 हो जाएगा माइनस 3 T3 इक्वल्स टू 2200। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा 3500 और माइनस के 3 T3 इक्वल्स टू 2200, ठीक है। तो 3 T3 माइनस इक्वल्स टू 2200 माइनस के 3500, तो माइनस के 3 बराबर 35 में से 22 गए, कितने बचे? 35 में से 22 गए तो बचे हमारे 1300, वो भी माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, T3 बराबर हो जाएगा 1300/3। तो T3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1300 को डिवाइड करेंगे 3 से, डेट विल बी इक्वल्स टू 433.33 कैल्विन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा कैल्विन निकल के आएगा। तो T2 के 700 आया, फिर 433 आएगा, फिर हमारा कितना था, वो लास्ट में हमारा कितना था, 30 कैल्विन था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को पुट करेंगे, अपनी वैल्यू को निकालेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस तरीके से हमने T2 निकालना था, T3 निकालना था, वो हमारी वैल्यू आ गई है। तो 700 और 433, इसको ध्यान रखना, 700 और 433, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर आया हमारा 700, यह है 433, और ये ऑब्वियसली हमारा 30 कैल्विन है। देखो टेम्परेचर कितना घटता जा रहा है, पहले 1100 था, 1100 से आया 700, 700 से 433, 433 से 300 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है, इस तरीके से क्या करना है, केवल टेम्परेचर निकालना है। अब हीट निकालना चाहते हो तो हीट भी निकाल सकते हो, पर लेकिन हमको क्या बूझना है, टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो टेम्परेचर इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीनिंग, दैट इज द ए हीट पंप वर्किंग ऑन द रिवर्स। मतलब एक हीट पंप है, वो वर्क कर रहा है रिवर्स में। कार्नोट साइकिल टेक इन एनर्जी फ्रॉम ए रिजर्वायर मेंटेन एट 3 डिग्री सेल्सियस। कार्नोट साइकिल टेक इन एनर्जी फ्रॉम ए रिजर्वायर और मेंटेन कर रहा है एट 3 डिग्री सेल्सियस एंड डिलीवर्ड इट टू अनदर रिजर्वायर वेयर टेम्परेचर इज 77 डिग्री सेल्सियस। तो एक हीट पंप है वर्किंग ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल टेक इन एनर्जी फ्रॉम ए रिजर्वायर। एक रिजर्वायर से क्या ले रहा है, मतलब हीट ले रहा है, मेंटेन 30 डिग्री सेल्सियस एंड डिलीवर इट टू अनदर रिजर्वायर वेयर टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस। द हीट पंप ड्राइव पावर, जो हीट पंप है ड्राइव पावर फॉर इट्स ऑपरेशन फ्रॉम ए रिवर्सिबल इंजन। तो हमारा जो पंप है, पंप को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक इंजन की हेल्प चाहिए। तो इंजन की हेल्प चाहिए विद द हायर एंड लोअर टेम्परेचर, जिसका हायर और लोअर टेम्परेचर दे रखा है इतना और इतना, 400 किलोजूल पर सेकंड ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द रिजर्वायर एट 77 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा 77 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए सिंक था, उसका हम वहाँ पे हीट जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, डेट इज द 100 किलोजूल पर सेकंड दे रखा है। एस्टिमेट द एनर्जी टेकन फ्रॉम द रिजर्वायर, वहां पे हम एस्टिमेट द एनर्जी टेकन फ्रॉम द रिजर्वायर एट 1077 डिग्री सेल्सियस। तो हमको बताना है कि जो हमारा हीट इंजन है वो कितना एनर्जी को ले रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हमको बताना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा एक बना लेते हैं हम, एक हीट इंजन की सहायता से हम इसको चलाएंगे, ठीक है। एक हीट इंजन की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे। तो हीट इंजन क्या है, उसका टेम्परेचर कितना दे रखा है और कितने को ट्रांसमिट कर रहा है। मान लीजिए मेरा क्या है, हीट इंजन है, ये मेरा क्या है, हीट इंजन है। यहाँ से मेरा एक सोर्स है ये, जिसका टेम्परेचर T1 मानूंगा। तो T1 कितना होगा, यहाँ पे Q1 जाएगा मेरा, यहाँ पे Q2 जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, T2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो मेरा इंजन है इसको वर्क देगा इधर की तरफ, ये मेरा हीट पंप है। यहाँ से मेरा क्या जाएगा, ये इसको मुझको क्या करना है, तो यहाँ पे मुझको क्या करना है, तो इसको मुझको यहाँ लो टेम्परेचर से एक हायर टेम्परेचर तक हीट का ट्रांसमिट करना है। तो मैं मान लेता हूँ इसका Q3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा Q4, ओके। तो यहाँ से मेरा एक मतलब सोर्स हो जाएगा, इसका टेम्परेचर दे रखा होगा हमारा, इसको T1
ये T2 दैट इज द T3। तो T3 हमारा कितना होगा वो हमको बताना, और T2 हमारा दोनों का सिंक बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं गिवन में क्या क्या दे रखा है। गिवन में हमारी वैल्यू क्या क्या दे रखी है, T1 का टेम्परेचर दे रखा है हमको, T2 का टेम्परेचर दे रखा है, T3 का टेम्परेचर दे रखा है। तो T1 का टेम्परेचर स्टूडेंट हमारा कितना दे रखा है, 1077 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1077 प्लस 273 इक्वल्स टू कितना होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, चलो लिख लेता हूँ पहले मैं। T2 का टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और T3 का टेम्परेचर दे रखा है 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। तो 77 प्लस 273 और 3 प्लस 273, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1077 प्लस 273, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 1350 केल्विन। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 77 प्लस 273 इक्वल हो जाएगा 350 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 273 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 275 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, सोर्स था, इसका टेम्परेचर दे रखा है कितना, 1350 केल्विन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता दो तो यहाँ पे 1077 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। यहाँ से हीट हमारी रिमूव करेगा, यहाँ पे इसको हीट को देगा, यहाँ पे T2 का टेम्परेचर हो जाएगा हमारा कितना, 77 डिग्री सेल्सियस। ये जो वर्क दे रहा है हीट पंप को दे रहा है, हीट पंप कितना टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से इसको हीट करके यहाँ पे T4 मतलब यहाँ 77 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हीट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है सब कुछ, तो यहाँ पे वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमारा कह रहा था जो Q जो हमारा रिजर्वायर है इसको, तो इसको कितना टेम्परेचर मतलब कितना हीट जा रहा है, तो वो भी हमको निकालना है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है जो Q4 और Q2 की जो वैल्यू दे रखी है, दोनों का जो इक्वल होगा वो हमारा कितना होगा, 100 किलो जूल, 100 किलो जूल पर सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, ये गिवन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको Q1 की वैल्यू निकालनी है कि सोर्स से कितना हीट हमारा जा रहा है, दैट इज द Q1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। Q1 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलो बात करते हैं हीट इंजन की। तो हीट इंजन का इफिशियंसी देखते हैं, हीट इंजन की इफिशियंसी हमारी क्या होगी, हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होगी, वर्क डन अपॉन हमारा हीट इनपुट मतलब Q1। तो हीट इंजन की इफिशियंसी हमको नहीं पता, वर्क डन हमको दे रखा है Q1 और ये दे रखा है। अब हम लिख सकते हैं कि जो हीट इंजन की इफिशियंसी होती है वो हमारी क्या होती है, 1 माइनस के T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 हमको वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस T2 का टेम्परेचर कितना दे रखा है हमारा, 350 अपॉन T1 दे रखा है 1350। तो यहाँ पे इफिशियंसी की मैं बात करूँ, इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन दैट विल बी इक्वल्स टू द, कितना आएगा, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 350 डिवाइड बाई 1350। अगर तुमको जल्दी सोल्व करना है तो इसको इक्वल कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1 दबाएंगे, माइनस आंसर पे क्लिक कर देंगे और इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू इफिशियंसी हमारी आएगी 0.7407। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट बताया, पहले इसको लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, इसको लिखेंगे, फिर इक्वल कर देंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर आंसर क्लिक करेंगे, फिर इक्वल कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0.7407। ओके स्टूडेंट, अब इसके बात करेंगे हम हीट इंजन की, तो इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। तो इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन के बारे में बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस के Q2 अपॉन Q1। ठीक है, तो हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी है, 0.7407 इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 की वैल्यू हमारी कितनी है, नहीं पता हमको, Q2 की वैल्यू भी नहीं पता और Q1 की वैल्यू भी नहीं पता, Q2 की वैल्यू भी नहीं पता और Q1 की वैल्यू भी नहीं पता। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.707। तो 1 में से अगर मैं इस वैल्यू को घटा दूं 1 माइनस, तो ये वाला आ जाएगा 0.259 ये वाली वैल्यू निकल के आएगी हमारी। ठीक है, तो 0.259, तो इसको इक्वेशन में मान लेता हूं, इसको इक्वेशन, तो यहाँ पे अगर मैं Q2 की वैल्यू निकालूंगा तो Q2 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, दैट इज द Q2। तो Q2 बराबर मेरा हो जाएगा 0.259, दैट इज द Q1। तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू निकल के आई है 0.259, Q1 निकल के आई है। ठीक है, अब बात करते हैं हीट पंप के लिए, फॉर हीट पंप। अब बात करते हैं किसके लिए, हीट पंप के लिए, फॉर हीट पंप। तो हीट पंप के लिए बात करता हूं मैं, तो हीट पंप के लिए क्या होगा हमारा,
हीट पंप के लिए मैं बात करता हूँ तो हीट पंप की सीओपी निकालेंगे तो सीओपी ऑफ द हीट पंप, सीओपी ऑफ द हीट पंप दैट विल बी इक्वल टू द डिजायर्ड इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या होगा, दैट इज द Q4। तो Q4 अपॉन हीट इन मतलब वर्क इनपुट, तो W प्लस Q3, तो दैट इज द वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, दैट इज द W प्लस के Q3 इक्वल्स टू Q4। तो W बराबर हो जाएगा हमारा Q4 माइनस के Q3, तो हो जाएगा Q4 माइनस के Q3, Q4 माइनस के Q3। तो दिस इज द हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड देन इट विल बी इक्वल्स टू द T4 अपॉन T4 माइनस के T3। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, तो Q4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q4 माइनस के Q3 इक्वल्स टू T4 अपॉन T4 माइनस के T3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बात करते हैं हम इसकी, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके हमारा जो ये वैल्यू निकल के आएगा उसकी वैल्यू को देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको देखेंगे यहाँ पे, Q4, तो हमारा यहाँ पे था Q4 अपॉन Q4 माइनस के Q3 इक्वल्स टू T4 अपॉन T4 माइनस के T3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, T4 की वैल्यू कितनी है हमारी, T4 की वैल्यू कितनी है, डेट इज द T4 मतलब 77 डिग्री सेल्सियस है। तो 77 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया हमारा 350। तो 350, तो 350 अपॉन 350 माइनस के T3 की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, 276। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी Q4 अपॉन Q4 माइनस के Q3। अब मैं जो है शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोचना कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई है। तो 350 माइनस 276 इक्वल, ठीक है, इक्वल करा, फिर हमने क्या बताया 350 डिवाइड बाई आंसर दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पॉइंट, तो ये आएगा 4.729। ठीक है, 4.729 वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किस किस इक्वेशन की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q4 बराबर 4.729, ये हो जाएगा हमारा 4.729, दैट इज द Q4 माइनस के Q3, Q4 माइनस के Q3। तो Q4 हमारा क्या हो जाएगा 4.729, दैट इज Q4 और माइनस के 4.729 दैट इज द Q3। ठीक है, तो Q4 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा या फिर मैं इसको उधर लेके चला जाऊंगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4.7, ठीक है, तो 4.729 Q3 इक्वल्स टू 4.729 Q4 माइनस के Q4। तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो 4.729 Q3 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो इतने में से मतलब 4.729 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो आंसर आएगा 3.7297 Q4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, Q3 की वैल्यू निकालनी है। तो Q3 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको डिवाइड कर दूंगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे 4.729 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.7886 किलो जूल, किलो जूल। तो यहाँ पे सॉरी Q4 आ जाएगा, तो हो जाएगा Q4। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी ये। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, यहाँ पे बात करेंगे नाउ वर्क इनपुट फ्रॉम इंजन और वर्क इनपुट फ्रॉम आउटपुट ऑफ द इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे नाउ वर्क वर्क आउटपुट फ्रॉम इंजन इक्वल्स टू वर्क इनपुट टू हीट पंप। ठीक है, हीट पंप। तो बात करेंगे हम, हमारा जो वर्क आउटपुट है फ्रॉम इंजन, तो इंजन से हमारा कितना वर्क आउटपुट हो रहा है, तो वर्क आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा वहाँ पे Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, Q1 माइनस के Q2 हो जाएगा। और हीट पंप से हमारा जो वर्क आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q4 माइनस के Q3, तो वो जाएगा हमारा Q4 माइनस के Q3। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो Q3 की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर Q3 की वैल्यू को पुट करेंगे और Q2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो Q2 की वैल्यू कितनी आई हमारी, दैट इज द Q2 वैल्यू, ये Q2 की वैल्यू 0.259 Q1।
तो Q1 माइनस के, तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो Q2 की वैल्यू हमारी कितनी है 0.253, 0.25 259 259 दैट इज द Q1 और इक्वल्स टू Q4 माइनस Q3 की वैल्यू आई है 0.7886 0.7886 दैट इज द Q4। ओके, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे वन में से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 1 माइनस 0.259 तो वैल्यू आएगी 0.741 0.741 Q1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 0.7886 तो डेट विल बी वैल्यू ऑफ द 0.2114 Q4। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू को निकालेंगे, किसकी, Q4 की वैल्यू को निकालूंगा तो Q4 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो Q4 वैल्यू हो जाएगी 0.741 अपॉन 0.2114 दैट इज द Q1। तो यहाँ पे Q4 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी वो बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0.74141 को डिवाइड करेंगे आंसर से, डेट विल इक्वल 3.5, ठीक है। Q1 कितना आएगा, इतना आएगा। Q4 की वैल्यू हमारी कितनी है, इतनी आई। नाउ ऑल्सो हैव, अब हमको दे रखा है नाउ ऑल्सो हैव, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि Q4 प्लस Q2 बराबर 100 दे रखा है, Q4 प्लस Q2 बराबर 100 दे रखा है। तो Q4 प्लस Q2 बराबर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे Q4 की वैल्यू को पुट करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, Q4 की वैल्यू को पुट करूंगा। तो Q4 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, दैट इज द, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करूंगा, Q4 की वैल्यू पुट कितनी आई है 3.505 दैट इज द Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी अभी, Q2 की वैल्यू निकल के आई हमारी 0.259 Q1 0.259 Q1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से 3.505 माइनस 0.259 इक्वल हमारा कितना आएगा 3.246। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा 3.246 Q1, सॉरी जोड़ेंगे इसको, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि प्लस का है ना। तो 3.505 प्लस 0.259 डेट विल बी इक्वल्स टू 3.764। तो 3.764 निकल के आएगा ये। यहां लिख लेता हूं मैं, तो वैल्यू निकल गया 3.764 Q1 इक्वल्स टू 100, Q1 इक्वल्स टू 100। तो Q1 की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 3.764। तो Q1 की वैल्यू निकल के आएगी, 100 को डिवाइड कर देंगे, 100 डिवाइड बाई 3.764 इक्वल्स टू दैट इज द 26.56, दैट इज द 26.56 जिसकी वैल्यू हमको निकालनी थी Q1 की। तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा था कि कितना मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इंजन कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज द Q1 इक्वल्स टू 26.56 26.56 हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू निकल गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इंसुलेटेड टैंक आर कनेक्टेड थ्रू ए पाइप, मतलब 2 इंसुलेटेड टैंक हैं जो कनेक्ट हैं, किससे, पाइप से कनेक्ट हैं, किससे कनेक्ट हैं, पाइप से कनेक्ट हैं। तो 2 इंसुलेटेड टैंक है आर कनेक्टेड थ्रू ए पाइप विद क्लोज्ड वैल्यू इन बिटवीन, 2 क्लोज्ड वैल्यू इनिशियली वन टैंक हैविंग द वॉल्यूम हैविंग ऑफ 1.8 मीटर क्यूब, जिसका हमारा एक वॉल्यूम दे रखा है, और हैज आर्गन गैस, उसके अंदर आर्गन गैस है जिसका प्रेशर दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है। एंड अदर टैंक है दूसरा, उसका वॉल्यूम दे रखा है, इज कंप्लीटली एम्प्टी, वो खाली है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली वैल्यू इज ओपन एंड द आर्गन प्रेशर गेट यूटिलाइज इन द 2 टैंक्स डिटरमाइन, वहां पे फाइनल प्रेशर मुझको बताना है, P2 की वैल्यू बतानी है, T2 की वैल्यू बतानी है, चेंज एंथैल्पी की वैल्यू बतानी है,
द वर्क डन, यहाँ पे मुझको P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और दूसरा T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एंथैल्पी बताना है मुझको, एंथैल्पी कितना होगा। द वर्क डन कंसीडर आर्गन एज परफेक्ट, जो आर्गन है वो कितना वर्क डन करेगा वो मुझको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और गैस एंड द कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है इसका 0.208 किलो जूल पर केजी इंटू कैल्विन। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे दो टैंक दे रखे हैं इसने, एक मेरा आर्गन का है, एक मेरा दूसरा एम्प्टी है, और इसके बीच में क्या लगा हुआ, वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज द आर्गन गैस, दिस इज द आर्गन गैस। और दूसरा हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द एम्प्टी, मतलब खाली है वो, ये एम्प्टी है, खाली दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना, इसका वॉल्यूम दे रखा है गिवन में, दिख लेते हैं गिवन में हमको कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। तो गिवन में दे रखा है P1, P1 की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, डेट इज द 12 बार, 12 बार दे रखा है। ठीक है, और V1 की वैल्यू हमको दे रखी है, V1 की वैल्यू दे रखी है 1.8 मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, उसका टेम्परेचर दे रखा है T1, तो T1 का कितना टेम्परेचर दे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस। और दूसरे वाले का हमको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है V2, तो V2 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 3.6, दैट इज द 3.6 मीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे P2 की वैल्यू मुझको निकालनी है और मुझको T2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू मुझको यहाँ पे निकालनी है, और वर्क डन कितना होगा वो भी मुझको निकालना है, एंथैल्पी कितनी होगी वो भी मुझको निकालना है। और यहाँ पे एक आर कांस्टेंट वैल्यू दे रही है 0.2, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू दे रही है 0.208 किलो जूल पर केजी कैल्विन, किलो जूल पर केजी कैल्विन, ये वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल वॉल्यूम की। तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम बात करूँ, टोटल वॉल्यूम मेरा कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम होगा V इक्वल्स टू V1 प्लस के V2 हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 1.8 प्लस V2 की वैल्यू कितनी दे रही है 3.6। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी V बराबर कितनी हो जाएगी, 8 8 14 हो जाएंगे, और ये 4 और 1 5, तो 5.4 मीटर क्यूब हो जाएगी, 5.4 मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, 5.4 मीटर क्यूब हो जाएगी। अब बात करते हैं बाय द परफेक्ट गैस, बाय द परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस से क्या जानते हैं आप, P1V1 इक्वल्स टू MrT1, MrT1। तो P1 की वैल्यू कितनी देखिए 12 बार दे रखी है। ठीक है, अब मास जो निकालना होता है केजी में निकालना होता है, तो यहाँ पे केजी की वैल्यू को लेना पड़ेगा हमें। तो केजी की वैल्यू को लेने के लिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरे राइटिंग यहाँ मैंने यहाँ जगह नहीं है। तो P1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, तो P1 की वैल्यू दे रखी है हमको 12 बार, 12 बार, तो ये होता है 12 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाता है ये। ठीक है, पास्कल, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 12 इंटू 10⁻² किलो पास्कल में इसको कन्वर्ट कर लिया, किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। T1 दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, डेट इज द 40 प्लस 273, डेट इज द वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 3 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 313 कैल्विन। कितना हो जाएगा, 313 कैल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो बार में था, बार को मैंने कन्वर्ट करा पास्कल में, किलो पास्कल में, क्योंकि मुझे जो मास होता है वो केजी में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया इसको। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा 12 इंटू 10⁻², और V1 की वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 1.8 दे रखा है। M की वैल्यू मुझको निकालनी है, R की वैल्यू दे रखा है 0.208 मल्टीप्लाई T1 का वैल्यू मुझको दे रखा है कितना, 313। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा M की, तो M की जो वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आएगी वो निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डेट इज द 12 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1.8 इक्वल, तो ये कितना आएगा 2160 अपॉन, डिवाइड करूंगा इसको, तो डिवाइड करने पर हमारा आएगा, डिवाइड ब्रैकेट 0.208 मल्टीप्लाई 313, तो वैल्यू निकल गई 33। तो M की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना है, 33.177 kg, तो 133.77 kg। ये वाली वैल्यू को मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो M की वैल्यू निकल के आएगी 33.177 kg निकल के आएगी। ठीक है, अब बाय द गैस निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे देखेंगे, तो हम जानते हैं वी नो डैट तो वी
इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल हो जाएगा हमारा P1 V1 और हो जाएगा P2 V2। ओके, पता है आपको बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे P1 V1 P2 V2 होगा, तो हमारा P1 का वैल्यू कितना दे रखा है, डेट इज द 12 इंटू 10⁻², और V1 का वैल्यू कितना दे रखा है 1.8 इक्वल्स टू P2 मल्टीप्लाई V2 का वैल्यू कितना दे रखा है 3.6। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू मैं निकालूंगा, दैट इज द P2 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 1.8 अपॉन 3.6। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखेंगे P2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 100 इक्वल डिवाइड बाई 3.6, दैट इज द 600 किलो पास्कल में आएगा। 600 किलो पास्कल में हमारी यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। 600 किलो पास्कल में हमारी वैल्यू निकलेगी, तो 5.4 होगा, तो डेट इज द वैल्यू ऑफ 5.4। देखो P1 की वैल्यू 12 है, 12 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है 1.8, P2 की वैल्यू आपको निकालनी है, और V2 की वैल्यू 3.6 दे रखा है, 3.6 तो दे रखा है यहाँ पर 5.4, सॉरी टोटल वॉल्यूम निकालना है आपको, फाइनल वाला वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा जो टोटल वॉल्यूम निकल के आया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम हमारा कितना निकल के आया था 5.4, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे 5.4, तो वैल्यू हमारी कब आएगी 12 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई, और ये 1.8 था, 1.8 डिवाइड बाई 5.4, दैट इज द 4 किलो पास्कल। या मैं इसको लिख सकता हूँ P2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा 4 बार हो जाएगा, 4 बार, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको इसमें। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिस इज द क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, देखो प्रेशर हमारा निकल गया, प्रेशर हमारा निकल गया, ठीक है, प्रेशर हमारा निकल गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि टू इंसुलेटेड टैंक, तो इंसुलेटेड टैंक है, देयर इज नॉट ट्रांसमिट ऑफ द हीट एंड द मास, तो इसमें कोई ना तो मास का ट्रांसमिशन होगा ना हीट का ट्रांसमिशन होगा, तो यहाँ पे क्यू हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो क्यू अगर मेरा जीरो होगा दैट विल बी एंथैल्पी यहाँ पे सेम होगी, मतलब जब हम उसको हीट नहीं दे रहे तो एंथैल्पी वहां पे चेंज नहीं होगी, तो एंथैल्पी मेरी कितनी हो जाएगी, एंथैल्पी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहां पे मैं हीट को नहीं दे रहा हूँ। ओके, फिर कह रहा है कि द वर्क डन कंसीडरिंग आर्गन एज परफेक्ट, जब हमारा इंटरनल एनर्जी जीरो है और हमारा हीट एनर्जी जीरो, तो वर्क ऑलवेज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। भाई आप जानते हो कि हमारा जो Q होता है डेट इज द U प्लस के W होता है, जब Q भी जीरो है और U भी जीरो है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो वर्क डन होगा वो भी मेरा क्या होगा जीरो होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है दोनों ऑप्शन में कि द चेंज ऑफ एंथैल्पी विल बी जीरो, the work done will be zero, argon a gas as perfect gas and constant it is value, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरी चेंज ऑफ एंथैल्पी होगी वो किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है कैसा है, इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड में हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा ना मास का ट्रांसमिशन होगा, इसलिए वहां पे क्या होगा एंथैल्पी विल बी नॉट चेंज, क्योंकि हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो एंथैल्पी वहां पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। जब एंथैल्पी जीरो हो जाएगा तो हीट मेरा जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन ऑलवेज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो फाइनल प्रेशर मैंने आपको बता दिया और मेरा टेम्परेचर यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। तो स्टूडेंट तो टेम्परेचर में भी रह सकता है, एक मिनट को, तो यहाँ पे हमारा P2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है, P2 की वैल्यू निकल गई, T1 और T2 की वैल्यू कहाँ निकाल, T2 की वैल्यू रह गई ना, T2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या है मेरा कि इनिशियल टेम्परेचर मेरा कितना है, यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर है दिस इज द 313 केल्विन, 313 केल्विन। अब कहने का मतलब क्या है कि जब मैं इसको, मेरा यहाँ पे इंसुलेटेड है तो यहाँ पे हीट में नहीं दे सकता ना ले सकता, ठीक है, तो वहां पे इसका टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द इसका टेम्परेचर होगा, क्योंकि मेरा ये जो बॉडी है इंसुलेटेड है, मतलब क्या है इंसुलेटेड है, जहां पे मैं टेम्परेचर का मतलब हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, तो हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर जितना है उतना ही तो होगा। तो यहाँ पे भी मेरा बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा 313 केल्विन ही होगा। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू भी कितनी आएगी 313 केल्विन आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने प्रेशर भी निकाला और हमने
हमने टेम्परेचर भी निकाल दिया, इसकी एंथैल्पी बता दी, वर्क डन भी निकाल दिया, इन सब की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो कार्नोट साइकिल के हमारे जो क्वेश्चन थे उनको हमने सोल्व करा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन आपको आएंगे, इसको सारे के सारे क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करना, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, तभी आप उसको कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।